Hello and welcome to my YouTube channel. Today we will start the topic vapor pressure. But vapor pressure start करने से पहले we need to understand two topics, that is evaporation and condensation. And evaporation and condensation को समझने के लिए भी हमें कुछ points हैं जिन्हें समझना पड़ेगा. सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे ये लिखा है, all the molecules in a liquid are in constant motion due to which they collide with each other and have different range of energies. लिक्विड में क्या होता है कि सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और गैसेस के कंपैरिजन में मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो उनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं. तो फ्री मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि कोई भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकरा जाएगा, दैट इज दे विल हैव कोलिजन. या फिर अब ये कोलिजन्स की वजह से क्या होता है कि देयर एनर्जी गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, that is some molecules will have low energy while other have high energy. तो liquid states में सारे molecules की energy constant नहीं होती है. कुछ molecules की energy high होती है while कुछ molecules की energy low होती है. तो सबसे पहला point हमें ये याद रखना पड़ेगा that in liquid state all the molecules have different range of energies. अब दूसरा point मुझे क्या समझाना है, let us consider this liquid. अब इसमें दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल ए है और ये हमारा मॉलिक्यूल बी है. अब होता क्या है कि मैंने बोला कि हमें पढ़ना क्या है, दो टॉपिक, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. तो अब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि इवेपोरेशन होता क्या है और इवेपोरेशन करता कौन है. इवेपोरेशन ये 12th क्लास के हर बच्चों को पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है. इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर स्टेट. मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन अगर हो रहा है तो ओनली सम मॉलिक्यूल्स विल कॉज इवेपोरेशन और उसके लिए भी सर्टेन क्राइटेरिया है. जो मॉलिक्यूल्स फिल करते होंगे सिर्फ वही इवेपोरेशन करते होंगे. तो अब मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल बी. अब होता क्या है, बिकॉज मॉलिक्यूल बी इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द लिक्विड, इट विल बी सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड ऑल्सो. अब बी जो मॉलिक्यूल है इसके आसपास और भी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे. तो बाकी और मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंट होने के वजह से ये जो बी मॉलिक्यूल होगा इसे क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा. मतलब इसे सारे मॉलिक्यूल्स अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे. द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट बिलो दिस बी मॉलिक्यूल, बिसाइड दिस एंड ऑल्सो अबव दिस, दैट इज बी मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्शन फील करता है. और जो हमारा ए मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को सिर्फ ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फील करवाएंगे, दोज विच आर प्रेजेंट बिलो देम एंड बिसाइड देम. मतलब ए मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्शन फील होगा तो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल से होगा जो उसके आसपास प्रेजेंट है और जो उसके नीचे प्रेजेंट है, क्योंकि अबव द लिक्विड देयर इज नो मॉलिक्यूल. सो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन दोनों में से किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर और स्ट्रॉन्गर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हम ये बोलेंगे मॉलिक्यूल बी फील्स मोर अट्रैक्शन एज कंपेयर मॉलिक्यूल ए. तो मैंने बताया था कि कुछ क्राइटेरिया है हमें समझने पड़ेंगे. तो अट्रैक्शन फोर्स के रिस्पेक्ट में हम ये बोलेंगे कि जो भी मॉलिक्यूल मिडिल ऑफ द लिक्विड में प्रेजेंट होता है उन मॉलिक्यूल्स पे अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा ज्यादा लगता है एज कंपैरिजन टू दोज मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस. तो ये पॉइंट हमें समझ आ चुका है. एंड इस ए मॉलिक्यूल का नाम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल. ए मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. एंड बी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल. तो अट्रैक्टिव फोर्स के रिस्पेक्ट में मैंने ये पॉइंट बताया कि बल्क मॉलिक्यूल ऑलवेज फील more attraction as comparison to surface molecule, as comparison to surface molecule.
अब ये पॉइंट हमें समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट में क्या बता रही थी कि अगर कोई भी बल्क मॉलिक्यूल सरफेस मॉलिक्यूल में चेंज होना चाहता है, इफ एनी बल्क मॉलिक्यूल वांट्स टू चेंज इनटू अ सरफेस मॉलिक्यूल, देन इट हैज टू डू वर्क अगेंस्ट दीज मॉलिक्यूल्स विच इज होल्डिंग देम। मतलब मेरे ये है कहने का कि अगर कोई भी बी मॉलिक्यूल मिडिल ऑफ द लिक्विड से सरफेस ऑफ लिक्विड पे आना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, उसे अपने आसपास के सारे मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के तभी तो वो सरफेस पे आ पाएगा। और वो चीज करने के लिए उसे हमेशा क्या करना पड़ेगा वर्क डन। और अगर वर्क डन यहाँ पे हो रहा है तो वो वर्क डन हमारा कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर कोई मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर आया है तो उसने क्या किया है, बाकी सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट में वर्क करके ही तो ऊपर आए, और उसके पास हमेशा हायर एनर्जी होगी तभी तो वो ये चीज कर पाएगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सरफेस मॉलिक्यूल ऑलवेज हैव हायर एनर्जी एज कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल always have higher energy as comparison to bulk molecule। तो यहाँ से हमें ये दो पॉइंट समझ आ गए। और मैंने क्या बताया कि इवेपोरेशन क्या होता है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चला जाएगा तो वो क्या कर रहा है, इवेपोरेशन कर रहा है। अब अपने इस लिक्विड स्टेट को छोड़ के कोई वेपर स्टेट में तभी जाएगा ना जब वो ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इवेपोरेशन सिर्फ वही करेंगे जिनकी एस्केपिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अपने एस्केप करना, मतलब क्या, छोड़ के जाना। मतलब जो मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग एनर्जी उनके अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। तो हमें इवेपोरेशन के लिए ये पॉइंट हमेशा याद रखना पड़ेगा, ऑल द मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स हैविंग escaping energy greater than attractive force will cause evaporation। तो आई थिंक ये पॉइंट सबको समझ आ चुका होगा। अब हमने अभी ये समझ लिया है कि इवेपोरेशन क्या होता है, लेकिन मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें दो टॉपिक समझने पड़ेंगे, दैट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब इवेपोरेशन सिर्फ उन्हीं लिक्विड्स में होगा, जैसे अगर कोई भी लिक्विड ओपन है तो उसमें इवेपोरेशन होता है, लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में दोनों ही प्रोसेस होते हैं, दैट इज इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन होता क्या है, लिक्विड स्टेट का वेपर में बदलना, और कंडेंसेशन क्या होता है, वेपर स्टेट को वापस किस में बदलना, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इनिशियल ऑफ द को कभी भी अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो हमेशा रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन से हाई होता है। अगर हम किसी क्लोज्ड कंटेनर में पानी वगैरह लेंगे तो उसमें पहले इनिशियल स्टेज में रेट ऑफ इवेपोरेशन हमेशा रेट ऑफ कंडेंसेशन से हाई होता है। अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड का वेपर में बदलना।
तो अभी तो हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, हाई होता है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन इसलिए लो होता है बिकॉज ये क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वेपर स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट. एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन देयर इज नो वेपर्स, देयर इज नो मॉलिक्यूल which can be converted into liquid state. तो पहले at the initial rate of evaporation is always higher than rate of condensation. अब होता क्या है, जैसे जैसे ये क्लोज्ड कंटेनर में इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन में क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, वेपर्स में बदलने लगते हैं. अब जैसे जैसे वेपर्स में मॉलिक्यूल्स जाते रहेंगे, वेपर स्टेट में बदलते रहेंगे, तो अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, वेपर स्टेट के मॉलिक्यूल्स भी तो क्या हो, वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स के नंबर भी तो बढ़ जाएंगे. तो जैसे एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर स्टेट इंक्रीजेस दे स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर. जो पहले लिक्विड्स में हो रहा था कोलिजन, वो अब क्या हो जाएगा, वेपर स्टेट में भी कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा. और बिकॉज कोलिजन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, सम मॉलिक्यूल्स, अब कोलिजन की वजह से क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो वो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स विल अगेन फॉल इनटू द लिक्विड एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. वेपर स्टेट का लिक्विड में बदलना ही तो क्या होता है, कंडेंसेशन. हिंट पार्ट हम क्या बोलेंगे कि पहले क्या था, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई था रेट ऑफ कंडेंसेशन से. एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर स्टेट इंक्रीजेस दे स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर, ड्यू टू विच energy of some of the molecules fall and they drop into the liquid. तो second part में हम क्या बोलेंगे, rate of evaporation is low than, is lesser than rate of condensation. अब तीसरे पार्ट में क्या होगा, पहले at the initial of the process rate of evaporation high था, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जैसे जैसे वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ने लगता है. आफ्टर सम टाइम बोथ दिस प्रोसेस बिकम इक्वल टू ईच अदर, मतलब ये दोनों प्रोसेस इक्वल रेट में होने लगते हैं. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट में वेपर में जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में आते हैं, और इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट. That is, there is a dynamic equilibrium between the liquid state and the vapor state of the liquid. And उस point पे जो pressure exert करते हैं liquid vapors के molecule on the surface of the liquid, that pressure is known as equilibrium vapor pressure, या फिर जिसे हम जनरल टर्म में बोल रहे हैं वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर कोई भी किसी भी सर्टेन टाइम का प्रेशर जो मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे वेपर्स के, उसे हम वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे. वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो मॉलिक्यूल्स, जो वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पे उस टाइम पे एक्सर्ट करते हैं व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो तीसरे में क्या हो रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन is equals to rate of condensation. That is, अब हम पॉइंट क्या लिखेंगे, there is a dynamic equilibrium between the liquid state and vapor state, and hence the concentration of molecules become constant and the pressure applied by the vapor molecules on liquid state
at equilibrium is known as equilibrium vapor pressure. आई थिंक आप लोगों को वेपर प्रेशर समझ आ चुका होगा बिकॉज मैंने इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन दोनों समझा दिया. तो अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. वेपर प्रेशर जो है वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर एंड अदर इज नेचर ऑफ लिक्विड. अब अगर हम सेम लिक्विड ले लें तो फिर मेनली अगर वेपर प्रेशर किसी पे डिपेंड करेगा तो वो क्या है, टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्यों डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, वेपर प्रेशर इज सोलली अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड. अब इस लाइन का ये कहने का मतलब है कि वेपर प्रेशर अगर किसी पे पूरा डिपेंड करता है तो हम लोगों ने बुक्स में देखा है कि ये लिखा रहता है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर. वो सही है, लेकिन अगर वेपर प्रेशर के पास ऑप्शन होगा या वेपर प्रेशर अगर अकेला सबसे पहले किसी पे डिपेंड करता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन पर यूनिट एरिया. मतलब जिस लिक्विड का इवेपोरेशन रेट हाई होगा, मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल जितना जल्दी अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वेपर स्टेट में बदल जाएंगे, वो लिक्विड उतना ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा. और क्योंकि हमें पता है कि इवेपोरेशन कैसे हाई और लो होता है, अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है. Because vapor pressure depends on rate of evaporation and rate of evaporation depends on temperature. Hence यहाँ से हम ये बोलते हैं कि vapor pressure also depends on temperature. लेकिन अगर अकेला डिपेंडेंस देखा जाए तो वेपर प्रेशर सबसे पहले रेट ऑफ इवेपोरेशन पे डिपेंड करता है. दैट इज यहाँ पे हम ये लाइन लिख सकते हैं, having higher rate of evaporation, liquids having higher rate of evaporation will have higher vapor pressure. मतलब ये जिन लिक्विड्स का रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा उसका वेपर प्रेशर भी हाई होगा. एंड बिकॉज evaporation increases on increasing temperature. evaporation भी तभी इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बिकॉज आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हो मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेशंस के वजह से वो एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स था उसे क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं. और जैसे अट्रैक्टिव फोर्स टूटता है वो अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के क्या करेंगे, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे. और जैसे ही वेपर स्टेट में चेंज होंगे जो प्रेशर वो इक्विलिब्रियम पे एक्सर्ट करेंगे लिक्विड्स के सरफेस पे, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इवेपोरेशन इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हेंस वेपर प्रेशर also increases on increasing temperature. तो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ चुका होगा. लेकिन ये बात हमेशा हमें याद रखना है कि वेपर प्रेशर इज सोली अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड. जस्ट अभी मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड. अगर हम नेचर ऑफ लिक्विड को सेम कर देंगे तो वो मेनली किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर. और टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है वो भी मैंने बता दिया है. अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है. जिस लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता है. Liquid having greater force of attraction
will have lower vapor pressure. अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ. हम लोगों ने एक 11th में भी पढ़ा होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल. तो ये हमारा क्या है, पैरानाइट्रोफिनोल, और ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल. अब होता क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और किसका वेपर प्रेशर कम होता है. तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैव intramolecular hydrogen bonding while this have intermolecular hydrogen bonding. फिनोल में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऑर्थो हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while पैरा में कौन सा होता है, पैरा में इट हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है. यहाँ पे मैं बता दूं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपैरिजन टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो बिकॉज क्योंकि ये वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से उतना स्ट्रांगली अटैच्ड नहीं होंगे एज कंपैरिजन टू पैरानाइट्रोफिनोल. तो ये इजीली अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके बहुत इजीली ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो सब्सटेंस बहुत इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है उन्हें वोलेटाइल सब्सटेंस कहेंगे. तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल एज कंपैरिजन टू पैरानाइट्रोफिनोल. तो ये चीज मैं लिख देती हूँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब क्योंकि ये वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इट विल इजीली ब्रेक बॉन्ड and change into vapors. अब easily vapors में बदल जाएंगे, इसका मतलब क्या है, and will have higher vapor pressure and will have higher vapor pressure. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैरानाइट्रोफिनोल ज्यादा वोलेटाइल होता है या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल एज कंपैरिजन टू पैरानाइट्रोफिनोल बिकॉज वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं विच कैन इजीली चेंज इनटू वेपर्स. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ orthonitrophenol are more volatile than पैरानाइट्रोफिनोल. अब वोलेटाइल क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, which have higher vapor pressure. तो आई थिंक नेचर ऑफ लिक्विड सबको समझ आ गया होगा.
अब हम पढ़ेंगे प्योरिटी ऑफ लिक्विड। इसके लिए बस मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ये पॉइंट आप लोगों को समझा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट। सो अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि वाई इज वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। मतलब ये है यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक ग्लास में या कंटेनर में मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया है और एक जगह मैंने ऐसा सोल्यूशन लिया है जिसमें ग्लूकोज भी है और वाटर भी प्रेजेंट है। मतलब इसे ये हमारा क्या है, इसमें यहाँ पे मान से जो मैंने बनाई ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे मैंने क्या मिलाया, दोनों ही चीजें मिलाई है। यहाँ पे ग्लूकोज भी मिला हुआ है एंड वाटर भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है और इसी को बोल रहा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे बोला क्या है कि ये हमने वाटर ले रखा है और एक हमने क्या ले रखा है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हमेशा वाटर के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो अब होता क्या है, इसे हम जिसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या हमने कोई भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जिसमें नहीं मिलाए हैं, उस लिक्विड को हम प्योर स्टेट भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर स्टेट। वाइल ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन, बिकॉज इसमें सल्यूट भी प्रेजेंट है। सल्यूट हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया और हमारा वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। है कि वाटर का वेपर प्रेशर हमेशा एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के वेपर प्रेशर से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेपर्स बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से बन रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस सोल्यूशन में हमने क्या किया, वाटर में सल्यूट मिला दिया और वो भी ऐसा सल्यूट मिलाया है जो कि क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इज अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। वॉलेटाइल अभी मैंने पीछे बताया था, वॉलेटाइल वो सब्सटेंस होते हैं जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है और नॉन वॉलेटाइल सल्यूट्स वो सल्यूट्स होते हैं जिनका वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ग्लूकोज का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो। तो अगर ये लिक्विड, अब यहाँ पे क्या था, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स ने सरफेस को घेर रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाटर के साथ साथ क्या होगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी तो प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसके सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कौन से मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट हो गए, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। तो अब क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी जीरो होती है, वो एस्केप करते ही नहीं है, मतलब वो इवेपोरेट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स की तो वजह से होगा। और यहाँ पे क्योंकि सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर घट गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेरिजन टू दिस। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज ऑलवेज, वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ वाटर, या कह लो दूसरे वर्ड्स में कि प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड विल ऑलवेज हैव हायर वेपर प्रेशर एज कंपैरिजन टू सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। यहाँ पे मैं इस लाइन को लिख दे रही हूँ, प्योर स्टेट of liquid will always have higher vapor pressure as comparison to solution having नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। तो एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि प्योर स्टेट्स का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।